जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और एक बार फिर से आप सभी का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि लगभग आज से 15 दिन पहले जो मैंने 6 मंथ रोड मैप का वीडियो अपलोड किया था फॉर एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी ने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। 32,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने उसको देख लिया है और सबसे खास बात है 1,500 से ज्यादा एस्पिरेंट्स ने लाइक के माध्यम से अपना प्यार उस वीडियो को दिया। आपका यह विश्वास लगातार मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह की टू द पॉइंट और बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियोस आप सभी के लिए बनाता रहूं। और ये जो क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन लेकर आप एकेएस की हर वीडियो में आते हैं, आज उस उम्मीद को मैं और ज्यादा मजबूत कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो का सिंपल लक्ष्य यही है कि आप सभी को मैं ये बता पाऊं कि आखिर सिनॉप्सिस बनाते कैसे हैं। आज से पहले आपने लगभग 100-200 वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी। अपने आसपास मौजूद जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी आपने सलाह लिया होगा। टॉपर्स वीडियोस को भी आपने काफी बार सुना होगा। लेकिन ये सारी सलाह आपने सिर्फ एक कोने में जो है इस सलाह को रख दिया है, क्योंकि वास्तविकता में आप कभी इस सलाह को लागू नहीं कर पाए। और ये सलाह लागू ना करने के पीछे आपकी गलती से ज्यादा एक और कारण है कि कभी भी क्लैरिटी से समझ ही ना पाना कि सिनॉप्सिस बनाना है किसको और सिनॉप्सिस बनाने क्यों हैं, कब हैं, कैसे हैं। इन सारी बातों को आज हम बहुत जल्दी से इस वीडियो में समेटेंगे। शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, लेकिन एकदम टू द पॉइंट काम की बात करेंगे। और बाकायदा मैं ये सिनॉप्सिस ना सिर्फ हाथ में एक कागज पकड़ के आपको बताऊंगा, बोर्ड पर मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा। मतलब मैं लिखूंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी कागज में लिखा है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कागज में लिखकर ही आपके लिए क्यों लाया हूं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिनॉप्सिस बनाने की आवश्यकता किसे है। अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं। अगर आपने किसी कोचिंग संस्थान का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो भी आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं। बेसिकली अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं। अब जो सेल्फ स्टडी वाला विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं के नोट्स या किताबों के माध्यम से सिनॉप्सिस बनाएगा, और जो कोर्स के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ रहा है उसे अपना लेक्चर देखकर सिनॉप्सिस बनाना है। ये दो तरीके ऐसे हैं जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब दोनों के लिए डेडिकेटेड है। आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते हो, किताब उठाओ, कंटेंट पढ़ो, सिनॉप्सिस बनाओ। आप किसी कोर्स के माध्यम से पढ़ते हो तो आप टीचर का लेक्चर देखो और लेक्चर देख के नोट्स बनाओ। क्योंकि अगर आप कोर्स के भीतर भी वही किताब उठा के सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो कोर्स में रहने का आपका कोई मतलब नहीं है। तो ये दो तरीके हुए। और बनाने किसको हैं? जिसको सिलेक्शन लेना है उसको बनाने हैं। बनाने का तरीका मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। सबसे पहले मैं आपको एक्चुअल सिनॉप्सिस बता देता हूं जिस तरह से आपको बनाने हैं। ठीक है, ये रहे आपके सामने। मैंने बाय डिफॉल्ट हिंदी भाषा का उपयोग किया है। बिल्कुल सेम ऐसे ही इंग्लिश भाषा के सिनॉप्सिस भी बनेंगे। आपको लगातार पता है कि एकेएस की तरफ से जो भी कंटेंट दिया जाता है, चाहे फ्री हो या पेड ऑनलाइन कोर्स हो, हमेशा बाइलिंगुअल होता है। ये सिर्फ फॉर रेफरेंस मैंने इसको हिंदी के में तैयार किया है। अगर मैं इस पेज को छोटा कर दूं, जो इसका ओरिजिनल A4 साइज है, जो आपको इस कागज में नजर आएगा, तो इस A4 शीट के 1/4 हिस्से में ये 10 नंबर का जो प्रश्न है और 10 नंबर का जो उत्तर है, जो 2 पेज में आता है, उसे मैंने 1/4 पेज में जो है यहां पर लिखा हुआ है। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लियरली जो है यहां पर दिखाई दे। अब क्या मैं इसको और बेहतर हैंडराइटिंग में नहीं बना सकता था? बना सकता था, लेकिन क्या जरूरत थी? नहीं थी। क्या मैं यहां पर लिखकर आपको दिखा सकता था? बिल्कुल दिखा सकता था। मैं अपने लेक्चर्स में काफी लिखता हूं, लेकिन क्या उसकी जरूरत थी? नहीं थी। आप सभी जब अपने घर पर या अपने हॉस्टल में या अपने जो भी आपने रूम लिया हुआ है वहां पर बैठ के जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके सिनॉप्सिस कागज पे बनते हैं। इसीलिए मैंने भी सिनॉप्सिस कागज पे बनाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सिनॉप्सिस इज नॉट आंसर राइटिंग। सिनॉप्सिस का मतलब आंसर राइटिंग नहीं है। सिनॉप्सिस सुंदर नहीं दिखना चाहिए। सिनॉप्सिस तेजी से लिखा जाना चाहिए। यह मैंने तेजी से लिखा है, बिना इस बात की परवाह करते हुए कि राइटिंग कितनी सुंदर आएगी, क्योंकि सिनॉप्सिस घर पर पहनने वाले कपड़े हैं।
जब आप घर पर रहते हो तो अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनते हो, थोड़े से पुराने भी हैं तो भी पहनते हो, कहीं छेद भी हो रहा है तो भी पहनते हो। क्यों? क्योंकि उससे आपको वास्तविकता में प्रैक्टिकली कंफर्ट मिलता है जिसकी इच्छा आप रखते हो। सेम उसी तरीके से जो सिनॉप्सिस हैं, ये कोई दिखावट के लिए नहीं बनाए जाते, या कि ये किसी और के पढ़ने के लिए नहीं बनाए जाते, या इसको खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी आंसर राइटिंग का कोई आधार, कोई पैमाना नहीं है। सिनॉप्सिस सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपके पास जब आंसर राइटिंग का मौका आए तो आप कंटेंट उसमें लिख सकें, कंटेंट आपको याद रहे। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब तक आपको याद ही नहीं होगा आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे क्या? इस लॉजिक को, इस प्रश्न को अपने दिमाग में 4 बार दोहराइएगा। जब तक आपको याद ही नहीं होगा तब तक आप लिखेंगे क्या? तो सिनॉप्सिस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट याद कराने का जरिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिनॉप्सिस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट याद कराने का जरिया है। ये घर के कपड़ों की तरह है जिसका उद्देश्य आपको कंफर्ट पहुंचाना है, ना कि दूसरों को यह बताना कि हम कितने सुंदर हैं। तो तेजी से बनाओ, पूरा पूरा दिन इसमें लगे नहीं रहना है। फास्ट हैंड राइटिंग अपने को समझ में आने चाहिए, दैट्स इट। और यही कारण था कि मैं इसको कागज में बिल्कुल उसी स्वरूप में बना के लाया हूं जिस स्वरूप में आपको बनाने हैं या आपसे बनाने की उम्मीद रखी जाती है। मात्र 1/4 पेज में, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर, चौथा इधर, 1/4 पेज में मैं 2 पेज का आंसर कैसे समेट सकता हूं? उसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो ओरिजिनल नोट्स हैं उनकी तरफ लेके चलता हूं। वहां से हम एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो एमपीपीएससी के नजरिए से बड़ा कीमती है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम इन सिनॉप्सिस को देखेंगे। तो आपको एग्जैक्टली आज ये नॉलेज मिलने वाली है कि सिनॉप्सिस आखिर बनते कैसे हैं। आज की इस वीडियो के बाद जो एक मन में डाउट रहता था कि हां सिनॉप्सिस बनाए तो जाते हैं, लेकिन कैसे बनाए जाते हैं, उस कैसे का उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने ओरिजिनल नोट्स की ओर। जैसे कि ये हमारे हिंदी वाली पीडीएफ है, ऐसे ही इंग्लिश की पीडीएफ भी होती है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक होगी, वहां पर हम कई बार डेमो पीडीएफ्स भेजते हैं कोर्स की। तो दिल्ली सल्तनत की ये जो पीडीएफ है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही हम नोट्स देते हैं। तो मैं इसका एक तगड़ा वाला प्रश्न जो है निकाल लेता हूं, खिलजी वंश से संबंधित। और यहां पर देखिए, अभी आप फिलहाल इन नोट्स पे ये मत देखो कि ये नोट्स क्वेश्चन आंसर स्टाइल में क्यों है, क्योंकि हमारा मेंस पढ़ाने का अंदाज ही क्वेश्चन आंसर का है, जहां पर पूरी थ्योरी को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेक्चर में पढ़ाते भी हैं। और हिंदी इंग्लिश अलग अलग पीडीएफ देके आप खूब जी भर के प्रिंट आउट करवाइए और उसको रट डालिए अच्छी तरीके से, पेपर में यहीं से आएगा, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर मैंने एक प्रश्न उठाया और इस प्रश्न में सीधा सीधा पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है उसको आपको समझाना है। बहुत क्विकली आपको ना सिर्फ मैं अभी ये बताऊंगा, आप देखना सिनॉप्सिस के दम पर आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट की तरह, लोग घड़ी से 5 मिनट लगा लो, 5 मिनट में खेल खत्म करते हैं। बाजार व्यवस्था मतलब मार्केट सिस्टम जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया है। अब सीधी सी बात है, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो मैंने तो आपको कंटेंट दे दिया नोट्स में, क्या मैं सिनॉप्सिस में इंट्रो लिखूंगा? क्यों लिखूंगा? सिनॉप्सिस केवल मेरी मेमोरी के लिए, इंट्रो नहीं लिखा जाता सिनॉप्सिस में। सिनॉप्सिस इज नॉट आंसर राइटिंग। तो सिनॉप्सिस में इंट्रो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे मुद्दे पर आओ, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को कैसे बांटा हुआ था? तो उसने बाजार को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा क्या था? गल्ला बाजार, यानी कि अनाज मंडी। अब ये जो गल्ला बाजार है, ये जो अनाज मंडी है, इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हैं बस आपको मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, अभी केवल रीडिंग करा रहा हूं, और ये आपको सिनॉप्सिस के दम पर अभी याद भी हो जाएगा। तो मैंने गल्ला बाजार देख लिया, यहां पर दिख रहा है, यहां पर गेहूं, जौ, चावल, इन सब का जो है व्यापार होता था। यहां पर बिचौलिए जो लोग होते हैं, मतलब जो मिडिलमैन, उनको समाप्त कर दिया गया था, और केवल पंजीकृत व्यापारी यानी कि जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन होते थे, केवल वही जो है इस बाजार में लेन देन कर पाते थे। नाम क्या है? गल्ला बाजार, अनाज मंडी। फिर एक बाजार है सराय ए अदल। बहुत फोकस से सुनना, 5 मिनट में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डाउट दूर होने वाला है।
सराय ए अदल, ये एक ऐसा बाजार था जहां पर कीमती वस्तुओं का व्यापार होता था, जैसे कि कपड़ा है, चीनी है, घी है, जड़ी बूटियां हैं, कीमती वस्तुएं। और यहां पर इस बाजार में अक्सर कौन से व्यापारी आते थे? मुल्तानी व्यापारी आते थे, है ना। दूर देशों से व्यापारी आते थे और वो यहां पर आके कीमती चीजों को बेचते थे जब अलाउद्दीन खिलजी का जो है समय चल रहा था, ठीक है। फिर एक बाजार होता था जहां पर दास, घोड़े, मवेशियों का बाजार होता था। भाई सेना है तो सेना में सैनिक भी होते हैं, उनको घोड़े भी चाहिए, और कम कीमतों पर घोड़े मिल जाएं तो इससे अच्छी बात क्या है सेना के लिए। तो ये सारी चीजें यहां पर हमने बाजार के अंदर देखी। मेरा उद्देश्य यहां पर आपको पढ़ाना नहीं है, आपको सिर्फ सिखाना है कि कैसे सिनॉप्सिस तैयार होता है, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में हमने बाजार को बांट दिया है। अभी आप जादू देखते चलना। बाजार को 3 हिस्सों में बांटने के बाद फिर कायदे से मेरे 10 नंबर के प्रश्न में एक उत्तर में एक और सेक्शन बनना चाहिए, प्रमुख अधिकारी। आपने बाजार व्यवस्था के हिस्से तो बता दिए, अब उन बाजार में जो अधिकारी होते थे उनके बारे में बताओ। जैसे एक अधिकारी होता था जिसको हम कहते थे दीवाने रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बाजार का सर्वोच्च अधिकारी था। इससे ऊपर बाजार व्यवस्था में कोई अधिकारी नहीं होता था। फिर एक अधिकारी होता था जिसका नाम, फिर एक अधिकारी है शहना ए मंडी। ये क्या होता था? ये बेसिकली बाजार व्यवस्था का अधीक्षक होता था। अधीक्षक मतलब सुपरिंटेंडेंट होता था, पूरी नजर वजर रखता था कि भाई कौन किस कीमत पे कितना सामान बेच रहा है। और इसे एक और नाम से भी जानते थे, मलिक कबूल। ये मलिक कबूल मलिक काफूर नहीं है जो आप सोच रहे हो, गलत लिख गया। मलिक कबूल ये उस व्यक्ति का नाम है जो अधीक्षक की भूमिका, सुपरिंटेंडेंट की भूमिका निभाता था बाजार के अंदर। किसके समय पर? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, ठीक है। अभी बस याद नहीं करना है। बरीद और मुन्ही, बरीद और मुन्ही कौन है? ये बेसिकली बाजार व्यवस्था के क्या होते थे? गुप्तचर होते थे। बाजार व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ घोटाला कर रहा है तो सीधे ये जाके क्या करते थे? सुल्तान को जाके जो है उसकी रिपोर्ट दे देते थे, खुफिया एजेंसी की तरह थे, ठीक है। बरीद और मुन्ही। उसके बाद परवाना नवीस, ये अधिकारी क्या करता था? ये बिजनेसमैनों को, व्यापारियों को परमिट दिया करता था बिजनेस करने का। परमिट मतलब अनुमति पत्र की, हां अब तुम बिजनेस कर सकते हो। तो ये हमने 3 मतलब बाजार व्यवस्था के भी हिस्से पढ़े। अधिकारियों के कौन कौन से अधिकारी होते थे, यहां से सबसे 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के आपको 10 नंबर का प्रश्न सिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग सीखें कैसे सिनॉप्सिस बनता है। फिर हमने यहां पर एक हेडिंग दे दी, कठोर दंड की व्यवस्था, कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कठोर दंड भी दिया जाता था। अगर किसी भी व्यापारी ने सामान कम तोला है तो पता है क्या होता था? जितना टोटल सामान को खरीदा गया है, सामान के वजन के बराबर उस दुकानदार के शरीर से मांस काट लिया जाता था। अगर मैंने 1.5 किलो सामान बेचा है और मुझे देना था 2 किलो, लेकिन मैंने कितना बेचा? 1.5 किलो, तो 1.5 किलो के बराबर मैंने 500 ग्राम की वो कर दी, घपला कर दिया। तो 1.5 किलो का जो मैंने सामान बेचा है उतना ही किलो मांस शरीर से निकाल दिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। यह दंड था। अगर आपने जमाखोरी करी, जैसे आज के टाइम पे लोग सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं, अगर आपने अनाज की जमाखोरी करी तो सीधे अनाज आपके घर से क्या कर लिया जाता था? जब्त कर लिया जाता था, और ऐसे व्यापारी को उठा के जो है जेल में डाल दिया जाता था। कहानी खत्म। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी बाजार व्यवस्था क्यों बनाई थी? उसका उद्देश्य क्या है? यह तो आंसर दोस्तों बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है। आप कोई भी थ्योरी की किताब उठा लीजिए, अगर आपको इतनी खूबसूरती से आंसर दिख जाए, ये हमारे कोर्स में हमारी फैकल्टीज, हमारी टीम की मेहनत है, जो आपको बना बनाया पका पकाया माल देते हैं। और हम तो कहते हैं कि मैं तो आपको नोट्स दे ही रहा हूं, आप तो इसके भी सिनॉप्सिस बनाओ। लेकिन कब? जब आप हमारे लेक्चर्स को अटेंड करो। बात समझ में आई? जिसके पास कोर्स है वो लेक्चर अटेंड करेगा, और जो सेल्फ स्टडी करता है वो सीधे नोट से पढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो बाजार व्यवस्था के पीछे उद्देश्य क्या थे? भाई इतनी बड़ी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की, उनका रखरखाव वगैरह सब कुछ चलता रहे, है ना। और एक बड़ी सेना का खर्च वगैरह उठाने का ज्यादा टेंशन अलाउद्दीन खिलजी चाहता नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी बस ये चाहता था कि मैं अपने सैनिकों को कम सैलरी दे दूं और वो कम सैलरी में भी अपना जीवन यापन कर सकें। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मार्केट सिस्टम बनाया था उसमें चीजों का जो रेट था वो पहले से फिक्स कर दिया था कि भैया इससे ज्यादा महंगा तुम बेचोगे ही नहीं। तो सैनिकों को कम वेतन मिलने के बावजूद भी वो खरीदारी कर लेते थे, अपना जीवन यापन कर लेते थे। तो इतनी बड़ी सेना का भी पेट पाल देता था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अकाल और आपातकालीन स्थिति, मान के चलो कभी कुछ अकाल पड़ गया, कुछ आपातकालीन, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उस टाइम के लिए भी ये मार्केट का जो सामान है वो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य को जीवित रखेगा। ये बेसिकली मोटा मोटा जो कहानी है, खींच के लिखेंगे हम बहुत, जो है इसको खींच सकते हैं, लेकिन
अभी हम चलते हैं सिनॉप्सिस पर, क्योंकि हमको ज्यादा टाइम आपका यहां पर लेना नहीं है, सीधे सीधे आपको मुद्दे की बात करनी है बिना कोई फालतू की बात किए। अब ये 2 पेज तक मैं खींच सकता हूं, क्योंकि जो पीडीएफ में जो कंटेंट होता है, जब आप उसको हैंड रिटन में लिखते हो तो 1.5 पेज की पीडीएफ का कंटेंट आपकी आंसर शीट में 2 पेज भर जाते हैं, क्योंकि आंसर शीट का साइज छोटा होता है एमपीपीएससी जो यूज करती है, और जो हम A4 शीट में आपको नोट देते हैं A4 शीट का साइज बड़ा होता है। तो इसका 1 से 1.5 पेज आपकी ओरिजिनल एमपीपीएससी की कॉपी में 2 पेज भर देता है। लेकिन मुझे तो सिनॉप्सिस तैयार करने थे इस पूरे आंसर के। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मार्केट क्लासिफिकेशन, बाजारों का वर्गीकरण किया है। एक होता था गल्ला बाजार, गल्ला बाजार में मैंने क्या लिखा है, उसमें बहुत सारी चीजें थी, गेहूं, चावल, जौ, ये सब वो सब। मैंने सिंपल क्या लिखा, गेहूं और चावल, और आगे क्या लिख दिया, बिचौलिया समाप्त, और फिर उसके आगे क्या लिखा है, आइडिया। अब इस आइडिया का मतलब क्या है, ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है, ये आपको अपने सिनॉप्सिस में लिखना नहीं है। आपने अगर पढ़ा है तो कुछ तो दिमाग में गया होगा, और कुछ दिमाग में गया है तो आपने सिनॉप्सिस बनाए होंगे। अब सीधी सी बात है, गेहूं, चावल, जौ, इन अनाज का व्यापार होता था गल्ला बाजार में, जिसको मैं अनाज मंडी भी कहता था। बिचौलियों को समाप्त कर दिया था इस बाजार के अंदर, और अब यहां पर आपको आइडिया लगाना है, दिमाग लगाना है। अगर बिचौलिए समाप्त हो गए, अगर दलाल समाप्त हो गए, तो उनकी जगह कौन आएगा, पंजीकृत व्यापारी, यानी कि रजिस्टर्ड बिजनेसमैन। बात समझ में आई। तो बिचौलिए समाप्त हैं, तो आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि केवल पंजीकृत व्यापारियों को अनुमति थी। अब खुद से आइडिया लगाओ कि भाई बिचौलिए समाप्त कर दिए तो पंजीकृत व्यापारी ही तो आएंगे, बात खत्म। ये हमारा गल्ला बाजार समाप्त हो गया। फिर एक था सराय ए अदल, मैंने बताया था सराय ए अदल में केवल कीमती वस्तुओं का बाजार होता था। को कीमती वस्तुओं में 2 उदाहरण मैंने लिख लिए, एक घी का लिख लिया और दूसरा कपड़ा का लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो सेलर होता था, जो विक्रेता होता था, वो कौन से व्यापारी होते थे, मुल्तानी व्यापारी, जो बाहर से आके अपना सामान वगैरह यहां पर बेचा करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हायर किया हुआ था कि तुम आओ और हमारे सराय ए अदल नामक बाजार में तुम जो है कीमती वस्तुओं को बेचो। बात क्लियर हो गई। मैंने कुछ भी आगे का कथन, कुछ भी सेंटेंस कुछ नहीं लिखा। कीमती वस्तुओं का बाजार था, और जो सेलर होता था, जो विक्रेता होता था, वो यहां पर मुल्तानी व्यापारी होता था। अब तीसरा बाजार कैसा था, जहां पर दास थे, घोड़े थे और बाजार था। दास और घोड़ों का बाजार, बस इतना लिखा। अब घोड़ों के नीचे मैंने क्या लिख दिया है, घोड़ों की गुणवत्ता और कीमत पहले से ही तय होती थी। अब यहीं से जो है आपको आइडिया लगा लेना है। क्या आइडिया लगा लेना है, अगर घोड़े की क्वालिटी और घोड़े की कीमत पहले से ही तय है, तो इसका मतलब यह है कि जो सैनिक है वो कम कीमत में बिना ज्यादा पैसा खर्च किए घोड़ों को खरीद सकता है, क्योंकि उसकी कीमत पहले से ही तय हो रखी है। इतनी बात क्लियर हो गई। और यहां पर कोई भी दलाल, कोई भी मिडिलमैन जो है वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता, और यही अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य था। तो यहां से आइडिया निकालना है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। अब उस सेना में सैनिकों को घोड़े भी चाहिए, तो सैनिक घोड़े ऐसे खरीदेगा जहां से उसको कम रेट में पहले से ही फिक्स दाम में जो है घोड़े मिल जाया करते थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को घोड़े नहीं देता था क्या, मतलब सैनिक को पहले से घोड़े खरीद के लाने पड़ते थे क्या। अब ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में सीखते ही हो, जब आप लेक्चर देखते हो कि भैया अलाउद्दीन खिलजी पहले घोड़े देता था, लेकिन फिर अच्छे अच्छे घोड़े देता था सैनिकों को, लेकिन सैनिक क्या करते थे, अच्छे घोड़ों को जाके मार्केट में बेच देते थे, और मार्केट से हल्के मध्य घोड़े जो है ले आते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि मैं पैसा खर्च करता हूं, इनको घोड़े भी देता हूं, और ये उसको बेच के हल्के मध्य घोड़े ले आते हैं। अब मैं घोड़ा थोड़ा ना पहचानता फिरूंगा कौन सा मजबूत था कौन सा हल्का मध्य है। तो इसीलिए फिर उसने कहा कि भाई तुम अपने घोड़े जो है खुद ही खरीद खरीद के लाओ, और कम कीमतों पे खरीद खरीद के लाओ। उसने दाग व्यवस्था भी शुरू करवा दी थी, घोड़े पर ठप्पा लगा दिया जाता था पहचान के लिए। हालांकि हमें इस मुद्दे में नहीं जाना, ये तो फैकल्टीज आपको बताते ही हैं। तो घोड़े की गुणवत्ता कीमत पहले से तय होती थी, ताकि बाद में कोई नाटक ना हो और सैनिक को जो है कम कीमत पर पहले से फिक्स रेट पर जो है घोड़ा मिल जाए। तो ये मैंने बाजार बता दिए। बाजार के बाद प्रमुख अधिकारी, एक था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत के आगे मैंने सिनॉप्सिस में क्या लिखा, यह बाजार का सर्वोच्च अधिकारी था, इससे ऊंचा कोई अधिकारी बाजार में था ही नहीं, बात खत्म। शहना ए मंडी, शहना ए मंडी ये बाजार का अधीक्षक होता था, सुपरिंटेंडेंट होता था, और ये नजर रखता था व्यापारी कहीं उल्टा सीधा दाम तो फिक्स नहीं कर रहे है ना, तो दामों पर, प्राइस पर नजर रखता था। और यहां पर नाम भी हमने लिख दिया है, मलिक कबूल। इसको क्या कहते थे, मलिक कबूल जो है इसको नाम से जाना जाता था।
उसके बाद बरीद और मुन्ही। बरीद और मुन्ही के लिए मैंने आगे क्या लिखा है, बाजार के गुप्तचर। अब मुझे ये लिखने की क्या जरूरत है, बाजार में कोई घपला तो नहीं हो रहा, बाजार में कोई कीमत इधर से उधर तो नहीं कर रहा, ये खुफिया एजेंसी सुल्तान को प्रत्यक्ष रूप से जाके देते थे, इसीलिए ये गुप्तचर एजेंसी की तरह काम करते थे। क्या जरूरत है लिखने की सिनॉप्सिस में, मैंने सिंपल लिखा बरीद और मुन्ही ये बाजार के गुप्तचर होते थे, बस बात खत्म। अब गुप्तचर हैं तो खुफिया एजेंसी ले जाके खुफिया सूचना ले जाके सुल्तान को ही देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक और अधिकारी परवाना नवीस। परवाना नवीस क्या होता था, ये बिजनेसमैनों को परमिट देने वाला अधिकारी होता था, बात खत्म। अब उस परमिट का व्यापारी उपयोग करके बिजनेस करते थे, ये सब बातें मुझे लिखने की क्या जरूरत है, सिनॉप्सिस है। तो व्यापारियों को परमिट देने वाला अधिकारी परवाना नवीस होता था। उसके बाद मैं यहां पर आ गया, कठोर दंड व्यवस्था। अब मैंने आपको बताया ही था कि सामान के वजन के बराबर उस दुकानदार का मांस काट लिया जाता था। अब मुझे लिखने की क्या जरूरत है कि जो जो व्यापारी कम तोलता था, जिसने वजन सही नहीं रखा, जिसने चोरी करी, उसको दंड मिलता था, फिर बेची गई वस्तु के वजन के बराबर शरीर से मांस काट लेते थे। मैंने सिंपल इतना लिखा, बेची मतलब सामान का जो वजन है उसके बराबर मांस काट लेते थे। अब जैसे मैं अपने सिनॉप्सिस में पढ़ूंगा, मेरे सिनॉप्सिस है ना, मुझे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि भैया मांस काट रहे हैं शरीर का, तो सीधी सी बात है आपने कम तोला होगा, कुछ घपला किया होगा, है ना, फ्रॉड किया होगा, तभी ऐसा हो रहा है आपके साथ। फिर एक और दंड क्या था, घर से अनाज जब्त कर लिया जाता था। इससे क्या होता था कि जो लोग स्टॉक बनाते हैं, जमाखोरी करते हैं, उस पर रोक लग जाती थी। तो 2 पॉइंट के अंदर मैंने उसको लिख डाला, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो बाजार व्यवस्था बनाई थी, इसका क्या उद्देश्य था वो भी हमने पढ़े थे। उसके पास विशाल सेना थी, इतनी विशाल सेना का रखरखाव कैसे करें, सैलरी कम देता था क्योंकि सबको ज्यादा सैलरी दे नहीं सकते, लेकिन कम सैलरी में भी सैनिक ज्यादा सामान खरीद ले, इसके लिए उसने बहुत ही शानदार बाजार व्यवस्था बनाई थी, जहां पर रेट पहले से फिक्स है, तुम जाओ सस्ते में आके उठा लो, तुमको इतनी कम सैलरी में भी तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा। तो मैंने बस इतना लिख लिया, विशाल सेना का रखरखाव, तो वहां से मुझे कनेक्ट हो गया। अकाल और आपातकाल से निपटना, अगर कोई कोई अकाल या आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है तो ये बाजार का जो सामान है उस मुसीबत के समय पर काम आएगा, तो मैंने उतना अपनी याददाश्त के लिए लिख लिया। फिर मैंने यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखे हैं। ये ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो फैकल्टीज क्लास में एक्स्ट्रा बताते हैं, है ना, जो हमेशा आपको नोट्स में देखने को नहीं मिलेगा। फैकल्टी की भूमिका यही है कि आप कितने भी अच्छे नोट्स बना दो, लेकिन फैकल्टी अपने ज्ञान का उपयोग करके आपको लेक्चर में कुछ ऐसी बातें बता देगा जिससे खेल खत्म हो जाता है। जैसे कि इस पूरी बाजार व्यवस्था का लाभ अंत में निष्कर्ष के रूप में भ्रष्टाचार में कमी आ गई। कैसे कमी आई, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था में पहले से ही रेट फिक्स कर दिए थे, अब तुम इसको ऊपर नीचे करके छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अगर तुमने किए तो मांस काट लेंगे तुम्हारे शरीर का। तो भ्रष्टाचार में कमी आ गई, ये इसका पहला लाभ हो गया बाजार व्यवस्था का। उसके बाद भाव की स्थिरता, है ना, भाव की स्थिरता, जो भी कीमतों के भाव थे उसमें स्थिरता आ गई, कांस्टेंट हो गए, वो हिलते डुलते नहीं थे। तो इससे जो खरीदार हैं, जो आम जनता है, उसको दिक्कत नहीं आती थी। आज की आम जनता इसीलिए परेशान है क्योंकि भाव कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भाव की स्थिरता से सीधे जो फायदा है वो किसको पहुंचा दिया था, ग्राहक को, यानी कि कस्टमर को। पक्की बात है। एक और फायदा देखो, कम वेतन में उच्च जीवन स्तर। उच्च जीवन स्तर का मतलब क्या होता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि कम सैलरी के बावजूद जो सैनिक होता था वो एक अच्छा जीवन स्तर यापन अपना जो है कर सकता था। और एक और बहुत प्यारा पॉइंट है इसमें, जब आप इतनी बेहतरीन बाजार व्यवस्था बनाते हो तो ये आज की आधुनिक बाजार व्यवस्था की नींव है, क्योंकि आज की आधुनिक बाजार व्यवस्था में भी सरकार जो है दंड देती है अगर आप जमाखोरी करते हुए पाए गए। अगर आपने स्टॉक अपने घर पे जमा करके रखा है तो सरकार आपको पनिश करती है। तो वो अलाउद्दीन खिलजी किस जमाने में उस चीज को वो चला रहा था। आज भी सरकार एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, भाव चाहे ऊपर जाए नीचे जाए नुकसान नहीं होता है ज्यादा, है ना। तो आज की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं उस आधुनिक बाजार व्यवस्था की जो नींव है वो हमको अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से मिलती है, ये भी हम निष्कर्ष में डाल सकते हैं। अब आप सोचिए, मैंने 1/4 पेज में, अभी जब इसको छोटा किया था, 1/4 पेज में आप आराम से, अभी तो मैंने इंट्रो भी नहीं लिखा, निष्कर्ष लिखा नहीं है, बस बोला है, अभी इन सारे पॉइंट्स को फैला के नहीं लिखा, एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अगर मैं इतना भी पढ़ लूंगा, मैं सिनॉप्सिस बनाने में मुझे कंटेंट याद हो जाएगा। कल को बाजार व्यवस्था का प्रश्न आता है, मैं सिंपल अपना पेज उठाऊंगा, सिनॉप्सिस याद करूंगा, आगे चल दूंगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं हमेशा एक ही पॉइंट सिंपल सा कहता हूं,
अगर आपने कोई कोर्स पढ़ रखा है और उसमें आपको 600 लेक्चर पढ़ाए गए, कितने लेक्चर पढ़ाए गए? 600 लेक्चर। आपने हर लेक्चर को एक पेज के सिनॉप्सिस में लपेटा। मैं चाहता तो इसको और छोटा छोटा करके लिख सकता था, इधर इधर की जगह भी मैं भर देता, मैं इतना जगह बचा बचा के नहीं लिखता, और छोटा लिखता उसको। आपने अगर 600 लेक्चर को 600 पेज में समेट दिया, आपने अगर 600 लेक्चर को 600 पेज में समेट दिया, तो आप सोचिए आपने पूरा इतना चट्टान जैसा मेंस कितने पेज में समेट दिया? 600 पेज में। 600 पेज का तो रजिस्टर आ जाता है, एक रजिस्टर के बराबर आपने पूरा मेन समेट दिया। यह होती है सिनॉप्सिस की पावर, और यह आपके सिलेक्शन के सफर को इतना सरल बना देगी, इतना सरल बना देगी कि कुछ हद ही नहीं है उसकी। बस करना क्या था? 600 लेक्चर देखकर हर लेक्चर का एक पेज का सिनॉप्सिस बनाना था। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सिर्फ इसका ख्वाब देखेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इसको हकीकत में कर दिखाएंगे, और जो हकीकत में कर दिखाएंगे सिलेक्शन वही लेके जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए। जाने से पहले नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, एक बार उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और वापस अगली किसी वीडियो में करते हैं मुलाकात। धन्यवाद आप सभी का। वंदे मातरम। भारत माता की जय।